हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम रहीम की कॉमिक्स भारत के बेटे। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। क्या है, चलिए शुरू करते हैं। भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी विशिष्ट ऑफिसर कर्नल राघव राम के पिता का अपहरण करने के लिए चीनी सीक्रेट सर्विस के चीफ तुंग ने भारत के ही कुछ कुख्यात बदमाशों का सहारा लिया और उन बदमाशों ने उस समय कर्नल राघव का अपहरण किया जब राम रहीम अपने एक दोस्त के घर उसकी बहन की शादी में गए हुए थे। जब राम रहीम को लौटने पर सारी जानकारी मिली तो वे अपहरणकर्ताओं की खोज में लग गए। अपने ही घर में एक स्थान पर उन्हें एक कुख्यात बदमाश बिरजू का बटुआ मिला और वे उसी के सहारे चीफ मुखर्जी की मदद से उसके अड्डे पर जा पहुंचे। फिर बिरजू के उस्ताद भीमा से उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर वे चौंक उठे। भीमा के अनुसार उसके पिता का अपहरण चीनी जासूस ने किया था, जिसका अड्डा भारतीय समुद्री सीमा में ही मौजूद एक वीरान पहाड़ के गर्भ में बना हुआ था। राम रहीम ने एक स्टीमर किराए पे लिया और उसमें बैठ गए। फिर क्या हुआ, प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। इसके पूर्व का संपूर्ण हाल जानने के लिए तिरंगे की कसम पढ़ना ना भूलें या देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राम ने स्टीमर स्टार्ट किया और स्टीमर समुद्र का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ चला। लगभग एक घंटे की समुद्री यात्रा के पश्चात राम भैया वो देखो, शायद इसी पहाड़ के लिए भीमा ने कहा था। हाँ, कहा तो था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि इसके गर्भ में भी कोई अड्डा बन सकता है। कुछ देर बाद उनका स्टीमर उस पहाड़ की तलहटी से जा लगा और वे स्टीमर से कूदकर एक चौड़ी समतल चट्टान पर पहुंच गए। राम भैया, यहाँ आसपास तो कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। हमें ऊपर चढ़ना होगा। हो सकता है ऊपर से ही उन्होंने भीतर घुसने का मार्ग बनाया हुआ हो, लेकिन एक मिनट ठहरो, पहले स्टीमर को किसी चट्टान से बांध दूं। स्टीमर को बांधने के पश्चात दोनों पहाड़ के इर्द गिर्द पड़ी चट्टानों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगे। अचानक आधी ऊंचाई तय करने के पश्चात रहीम को अपने दाईं और कुछ दूरी पर एक विचित्र सी वस्तु चमकती दिखाई दी। अरे भैया, वह देखो, कोई वस्तु आंखों में चमक डाल रही है। ओह, कोई शीशा मालूम पड़ता है, लेकिन शीशे का यहाँ क्या काम, जरा देखो तो। उधर पहाड़ के गर्भ में बने चीनी स्टेशन जेबरा के कंट्रोल रूम में राम रहीम एक एक गतिविधि पर उस समय से की निगाहें रखी जा रही थी जब वे स्टीमर से उतरकर पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे थे। उफ, उनकी दृष्टि हमारे एक गुप्त कैमरे पर पड़ गई है और शायद अब वे उसे नष्ट करने जा रहे हैं। तभी, यह तो कोई छोटा सा गुप्त कैमरा मालूम पड़ता है भैया। क्या? फिर राम ने भी उस स्थान पर पहुंचने में देर नहीं लगाई। वास्तव में यह तो कैमरा ही है। लगता है यह कैमरा उस पहाड़ के आसपास होने वाली हलचल पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। हाँ, हाँ, तो इसका मतलब है यह वास्तव में चीनी अड्डा कायम है। बिल्कुल, और साथ ही यह भी समझ लो कि हम दुश्मनों द्वारा देख भी लिए गए हैं, मारे गए। तब तो वे अब तक हमारी मौत का इंतजाम भी कर चुके होंगे। हो सकता है, लेकिन इस कैमरे का तो बाजा बजा ही देता हूँ। लेकिन राम भैया, इस कैमरे को टूटने से ही समस्या अंत नहीं हो जाता। ऐसे तो ना जाने कितने कैमरे इस पहाड़ी पर लगे हुए होंगे। चिंता करने से भी तो समस्या का हल होने वाला नहीं। जो होगा देखा जाएगा। जब सिर ओखली में दे ही दिया है तो अब मुसले से क्या डरना। चलो ऊपर चलते हैं। दोनों ऊपर चढ़ने लगे। उधर अड्डे में, जाओ मिस्टर बंगाली को सूचित करो कि दो छोकरे पहाड़ पर चढ़े आ रहे हैं और वे हमारा एक गुप्त कैमरा भी नष्ट कर चुके हैं। जी, बहुत अच्छा। सूचना मिलते ही बंगाली भी वहां आ पहुंचा। अरे राम रहीम, ओह, यह कमबख्त यहाँ तक कैसे आ पहुंचे? श्रीमान, यह दोनों यहाँ तक एक स्टीमर पर आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्यों आए हैं। तुरंत बंगाली सोच रहा था, कहीं भीमा अथवा उसके साथियों से तो इन्हें हमारे अड्डे का पता नहीं चल गया। किंतु यह कैसे संभव हो सकता है? भीमा तो हमारा विश्वस्त एवं पुराना एजेंट है। आप क्या सोचने लगे सर? हमारे लिए क्या आदेश है? गार्ड्स को सचेत कर दो। जैसे ही ये ऊपर पहुंचे इन्हें पकड़ लिया जाए। मुझे विश्वास है इन्हें जिंदा पाकर चीफ अत्यंत
चीफ इन्हें जिंदा पाकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। फिर बंगाली वापस लौट गया। कुछ देर बाद बंगाली अपने चीफ कॉमरेड तुंग के सामने था। सारी रिपोर्ट देने के बाद अंत में वह बोला, मैंने उन दोनों को जिंदा पकड़ने का आदेश दे दिया है चीफ। गुड, यह तुमने बहुत अच्छा किया बंगाली। मुझे उन दोनों से अपना कुछ पिछला हिसाब किताब भी चुकाना है, अतः उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ओके चीफ। लेकिन चीफ क्या कर्नल राघव ने कुछ बताया? नहीं, लेकिन चिंता मत करो, वह जल्दी ही सब कुछ उगल देगा, वरना राम रहीम को ही चारे के रूप में प्रयोग करेंगे। मैं भी यही कहना चाहता था चीफ। राम रहीम ने यहाँ आकर स्वयं ही हमारी मुश्किल आसान कर दी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि वे दोनों यहाँ तक आके पहुँचे कैसे। ओह, यह बात मेरे दिमाग से तो निकल ही गई थी। तुमने कर्नल राघव के मामले में किन लोगों का काम लिया था? अपने उसी विश्वस्त एवं पुराने एजेंट भीमा से चीफ, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि उसी की मदद से यह दोनों यहाँ पहुँचे होंगे। वह कट सकता है, लेकिन आसानी से झुक नहीं सकता। फिर कुछ कुछ क्षणों तक सोचने विचारने के पश्चात, सुनो, तुम तुरंत ट्रांसमीटर पर उससे संपर्क करो, असलियत अभी मालूम हो जाएगा। ओके चीफ। बंगाली ने अपनी जेब से एक छोटा सा किंतु शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन कर दिया। भीमा से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने लगा। हेलो हेलो भीमा, बंगाली स्पीकिंग। परंतु जब काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी भीमा से संपर्क नहीं हुआ तो उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। समझ में नहीं आ रहा चीफ कि उससे संपर्क क्यों नहीं जुड़ रहा। ट्रांसमीटर तो वह हमेशा अपने पास ही रखता है। मुझे खतरे की बू आ रही है बंगाली। यदि राम रहीम की तरह भारतीय फौज भी यहाँ पहुँच गई तो गजब हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं चीफ। सुनो बंगाली, हो सकता है भीमा अथवा उसके साथियों तक राम रहीम की किसी तरह जा पहुँचे हों और उससे सब कुछ उगलवा लिया हो। यदि ऐसा हुआ होगा तो समझ लो पुलिस व मिलिट्री भी यहाँ पहुँचती ही होगी। ऐसा असंभव है चीफ। या तो सवै भीमा भी नहीं जानता कि हमारा कोई अड्डा इस पहाड़ पर है। यही तो तुम में कमी है बंगाली की। तुम सबको मूर्ख समझते हो। यदि उसने भी मालूम हुआ तो अगर उसे ना भी मालूम हुआ तो भी तुम्हें हर कार्य के बाद इस पहाड़ की ओर आते जाते देखा, उसे संदेह तो हो ही सकता है। लेकिन चीफ, यदि ऐसी ही कोई बात होती तो राम रहीम के साथ इस समय पुलिस फोर्स भी होनी चाहिए थी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन प्रश्न फिर यही उत्पन्न होता है कि यह दोनों यहाँ तक कैसे पहुँच गए। इस प्रश्न का उत्तर तो अब राम रहीम ही दे सकते हैं। मेरे विचार से मुझे उनके स्वागत का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात और, राम रहीम के शहर में मौजूद अपने एजेंट को भी सूचना प्रेरित कर देना कि वह भीमा को तलाश करे और जल्द से जल्द हमें सही जानकारी पहुंचाए। मैं किसी किस्म की लापरवाही कर का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। यस चीफ। उधर राम पहाड़ की चोटी पर रहीम से पहले पहुंच गया। सॉरी। उधर राम पहाड़ की चोटी पर रहीम से पहले पहुंचा। मार्ग में दिखाई पड़ने वाले बहुत से गुप्त कैमरे को वे नष्ट करते आए थे। राम भैया, अब मुझसे और चढ़ने की शक्ति नहीं है। घबराओ नहीं, लो पकड़ो, लो मेरा हाथ। रहीम ने कुछ उचक्कर उसका हाथ थाम लिया और राम ने उसे एक झटके के साथ ऊपर खींच लिया। ऊपर पहुंचते ही रहीम निढल्ला होकर लंबा लेट हो गया। क्या हुआ, ठीक तो हो ना? ठीक तो हूँ, लेकिन थोड़ा दम ले लेने दो। कुछ देर आराम करने के पश्चात राम रहीम पहाड़ की चोटी पर दुश्मनों के गुप्त मार्ग की तलाश करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। समझ में नहीं आता अपने अड्डे के भीतर बाहर जाते के आते कैसे होंगे। यहाँ तो कहीं भी हमें ऐसा संदिग्ध स्थान नहीं मिला। कहीं गुप्त मार्ग है अवश्य, लेकिन हो सकता है कि वह मार्ग चोटी पर ना होकर पहाड़ की चढ़ाई पर ही कहीं हो। तभी राम रहीम आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी, हाथ ऊपर कर लो छोकरो, खबरदार कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करना, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। ओह, यह कमबख्त कहाँ से आ मरे। चलो सैनिकों, इनके रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले लो। पलक झपकते ही राम रहीम के हाथों से रिवॉल्वर छिन गए और दोनों बेबस होकर रह गए। शाबाश, अब चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह आगे बढ़ो। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी गड़बड़ करने पर गोली तुम्हारे अंदर होगी और दम बाहर। फिर बंगाली और उसके साथी राम रहीम को लेकर एक तरफ बढ़ने लगे।
चलो एक तरह से यह भी अच्छा ही हुआ, अब गुप्त मार्ग का भी पता अपने आप ही लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि गुप्त मार्ग यहीं कहीं है। कुछ देर तक चट्टानों के मध्य से गुजरने के पश्चात वे एक चट्टान के निकट पहुंचकर रुके। बंगाली ने उस चट्टान में बने छिद्र के भीतर लगे एक बटन को दबाया। तो यह है गुप्त मार्ग खोलने का बटन। बटन के दबते ही वो चट्टान एक तरफ सरक गई और नीचे जाने के लिए वहां सीढ़ियां दिखाई देने लगी। चलो नीचे उतरो, मजबूरी है उतरना तो अब पड़ेगा ही प्यारे चौधरी भाई। फिर वे खामोशी से सीढ़ियां उतरने लगे। पहाड़ के गर्भ में पहुंचने पर ओह, इतना बड़ा खुफिया अड्डा और हर प्रकार के आधुनिक उपकरण से सुसज्जित, गजब का बनाया है। ऐसा अड्डे की तो सपने में भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। तभी बंगाली सैनिकों को संबोधित कर बोल उठा, तुम इन्हें कोठरी नंबर 5 में पहुंचा दो। मैं कामरेड को खबर करता हूं, लेकिन ध्यान रहे यह दोनों की खतरनाक किस्म के लड़के हैं, अतः इनकी निगरानी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक है श्रीमान, हम समझ गए। फिर सैनिक राम रहीम को लेकर कोठरी नंबर 5 की ओर चल पड़े और बंगाली कॉमरेड तुम को खबर करने विपरीत दिशा में चल पड़ा। उधर स्टेशन जेबरा के ही एक हिस्से में सड़ाक सड़ाक। आह कर्नल, अब भी वक्त है। तुम अपनी देख रेख में दक्षिण सीमा पर बने खुफिया सैनिक अड्डे के बारे में हमें बता दो, वरना मार मार कर तुम्हारे शरीर की एक एक बोटी उधेड़ ली जाएगी। नहीं, हरगिज नहीं। चाहे तुम मेरी चमड़ी उधेड़ कर खाल में भूसा ही क्यों न भरवा दो, मैं अपने देश से कदापि गद्दारी नहीं करूंगा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। फूचिंग, तुम इसे इतने कोड़े मारो कि इसकी खाल खून बनकर बहने लगे, और सांगची, तुम इसके शरीर को गर्म सलाखों से तब तक दागो जब तक इसका पूरा शरीर बड़े बड़े छेदों से ना भर जाए। जो आ गया श्रीमान। और दोनों जल्लाद अपने अपने कार्य में जुट गए। आई उफ। तभी ठहरो। ओह कॉमरेड, खोल दो इन्हें। लेकिन कॉमरेड, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं फिलहाल तुम वैसा ही करो। बेहतर है कॉमरेड। शीघ्र ही कर्नल राघव को बंधन मुक्त कर दिया गया। कर्नल, तुम्हें हमारे इस व्यवहार पर आश्चर्य अवश्य हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं कमीने, मुझे विश्वास है कि तुमने दिमाग में मुझसे फौजी भेद उगलवाने का अन्य कोई नया तरीका आया होगा। हाँ, वास्तव में तुम समझदार हो कर्नल, परंतु क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि वह नया तरीका आखिर कौन सा और कैसा है? वह तरीका कैसा भी हो, लेकिन तुम लोग मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते। इस बार तुम जरूर मुंह खोलोगे कर्नल, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बेमौत मरते हुए नहीं देख सकता। क्या मतलब? मतलब यह कर्नल कि तुम्हारा बेटा राम और उसका दोस्त रहीम इस समय हमारे कब्जे में है। तुम्हारी ही खोज करते हुए वे यहाँ आए थे, लेकिन बेचारे फंस कर रह गए। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बात पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। मक्कार, अपने लड़कों को देखने के पश्चात तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा कर्नल। फिर उनकी जिंदगी या मौत का फैसला तुम्हारे ही हाथों होगा। ऑफिसर, ले चलो इसे कोठरी नंबर 5 में। ओके कॉमरेड। जब कोठरी नंबर 5 में बंद राम रहीम की दृष्टि सामने से आते कर्नल राघव, तुंग और बंगाली वह चीनी सैनिकों पर पड़ी। अरे डैडी, ओह अंकल, उफ, कुत्तों ने क्या हाल बना दी है उनकी। डैडी, अंकल, मेरे बच्चों। हा हा हा, तो तुम्हें हमारी बात पर पूरा विश्वास हो गया होगा कर्नल। अब इनकी और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने गुप्त फौजी अड्डों का पता बता दो। हरगिज नहीं। अपने वतन के ऊपर मैं यह दो तो क्या सैकड़ों लड़कों को कुर्बान कर सकता हूँ। जल्दीबाजी में फैसला करना
अच्छा नहीं होता कर्नल। हम तुम्हें सोचने समझने के लिए पूरे 24 घंटे का समय देते हैं। इसके बाद भी यदि तुम्हारा यही फैसला रहा तो इन दोनों की लाश तुम्हारे तोहफे के रूप में दे दी जाएगी। ऑफिसर, ले जाओ और इसे और उसी छोकरे और उसी कोठरी में डाल दो। सॉरी। जब सैनिक कर्नल राघव को लेकर चले गए तो कॉमरेड तुंग राम रहीम से संबोधित हुआ। मेरे विचार से तुम दोनों कर्नल की तरह जिद्दी और मूर्खता नहीं करोगे। क्या चाहते हो हमसे? फिलहाल तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ के बारे में जानकारी किससे मिली। ध्यान रहे, झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे पिता को जो समय दिया गया है उतने समय तक यातना भी सहन करनी पड़ेगी। तुम्हारे चूहे एजेंट भीमा से। क्या? ओह। कुछ सोचकर राम ने फिलहाल सच कहना ही उचित समझा। और वह इस समय हमारे चीफ के कस्टडी में यहाँ के बारे में सब कुछ उगल रहा होगा। फिर क्या होगा इसका तुम स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो। अतः भलाई इसी में है कि मेरे पिता को और हमें तुरंत आज़ाद कर दो और यहाँ स्टेशन खाली कर अपने देश वापस भाग जाओ। खामोश बदतमीज! क्या क्या घबरा गए? क्यों घबरा गए क्या? बंगाली, तुम्हारे एजेंट को खबर कर भीमा को खत्म करने का प्रबंध करो, वरना इस पिद्दी से छोकरे की बात सच हो जाएगी। अभी लीजिए कॉमरेड। तभी एक सैनिक तेजी से चलता हुआ वहां आया। क्या बात है फूचिंग? क्या कोई नई खबर? यस कॉमरेड, हिंदुस्तान से एजेंट जीरो का संदेश आया है कि भारत में हमारे एक स्थानीय पिट्ठू भीमा ने पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली है। वाह! हा, वास्तव में तुम बड़ी अच्छी खबर लाए हो। खुश हो लो सूरो। जब हमारा दांव चलेगा तब सारे दांत पेट में घुस जाएंगे। तुमने भी सुन लिया ना छोकरे, जिस मुसीबत से तुम हमें डरा रहे थे वह अपने आप ही खत्म हो गई। अब तुम्हारे अलावा कोई भी हमारे अड्डे के विषय में नहीं जानता और तुम हा, तुम दोनों से मुझे बहुत से पिछले हिसाब किताब चुकाने हैं, लेकिन अभी नहीं बच्चे, ठीक 24 घंटे बाद। चलो बंगाली। तुंग और बंगाली के नजरे से ओझल हो जाने के बाद अब क्या होगा राम भैया? कहीं हमारे मुंह से अंकल फौजी राज उन्हें बता ना दे। नहीं, ऐसा असंभव है। मैं डैडी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूँ। वे सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। परंतु फिर भी हमें आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अंकल के इनकार करने की दिशा में भी यह शैतान उनसे फौजी राज जानने के लिए उन पर जुल्म करने से बाज नहीं आएंगे। वैसे भी यह अब तक उनकी काफ़ी बुरी गत बना चुके हैं। तुम ठीक कहते हो, हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं 24 घंटों के बीच ही करना है और समय ही करना है, क्योंकि बाहरी मदद की कोई आशा नहीं है। परंतु कुछ करने के लिए हमें सबसे पहले इस कोठरी से बाहर निकलना होगा, जो कि पहरेदारों के रहते संभव नहीं। ठहरो, मुझे कोई युक्ति सोचने दो। ठीक है, तुम भी सोचो और मैं भी अपनी खोपड़ी लगाता हूँ। फिर दोनों वहां से निकलने का कोई उपाय सोचने लगे। शीघ्र ही। आइडिया रहीम, मेरे दिमाग में एक बढ़िया उपाय आया है, कान इधर लाओ जल्दी। ओह। रहीम तुरंत राम के निकट हो गया और राम धीरे धीरे उसके कान में कुछ कहने लगा। तभी द्वार पर पहरा दे रहे एक पहरेदार की दृष्टि अचानक उनकी ओर घूमी। यह तुम दोनों कान में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? यदि भाग निकलने की कोई योजना बना रहे हो तो बेकार है। बिना कॉमरेड की इच्छा के यहाँ कोई भी एक क्षण से ज्यादा सांस नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ भाई, लेकिन यह कमीना मुझे यहाँ से भागने के लिए उकसाकर मरवाना चाहता है। परंतु अब मैं इसके बहकावे में नहीं आ सकता। इसी के कारण आज मेरी जान पर बनी है। क्या कहा मेरे कारण? कुत्ते, यह क्यों नहीं कहता कि तेरे कारण मेरी जान पर बनी है? रहीम क्रोध से राम पर झपटा। गाली देता है? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम की आंखें भी क्रोध से सुलग उठी थी। तेरी यह हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाता है? ले चख मजा। तड़ाक आई। उधर दोनों बाकायदा किन्हीं मूर्ख भेड़ियों के समान एक दूसरे से गुथ गए, जबकि दोनों पहरेदार हैरान थे। तड़ाक! उफ! तड़ाक! ओह!
पता नहीं अचानक क्या पागलपन सवार हो गया इनके ऊपर। यह दोनों तो एक दूसरे की बोटी बोटी नोचने पर आमादा हैं, जबकि काफी मना करने के बावजूद भी राम रहीम एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो मैं कहता हूँ बंद करो यह सब, वरना मैं दोनों को गोली मार दूंगा। नहीं दोस्त, भूल से ऐसा मत कर बैठना, वरना कॉमरेड हमें कच्चा चबा जाएगा। कर्नल से फौजी भेद उगलवाने के लिए इन दोनों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ओह, फिर द्वार खोलो, एक को तुम संभालना, दूसरे को मैं संभालता हूँ। द्वार खोलकर वे दोनों राम रहीम की ओर बढ़े। चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे भाग में। यहाँ इस कहानी का समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।